नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ ए नॉलेज यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आज हम KYC AML के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस मुंबई ने 2 सर्टिफिकेट कोर्स लाए हैं। सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन AML एंड KYC, और दूसरा जो है वो सेलेक्टेड बैंक के साथ टाई अप करके उसने लाया है AML KYC एंड कंप्लायंस इन बैंक्स। तो जो आज का हमारा कोर्स है वो AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर है, और ये दोनों एग्जाम के लिए इक्वली एप्लीकेबल और वैलिड है। हम लोग पहले इस दोनों एग्जाम में क्या क्या अंतर है वो समझ लेंगे, फिर आगे हम इस कोर्स को जो AML का पार्ट है KYC AML में भी और AML KYC इन कंप्लायंस इन बैंक्स, इस दोनों में, तो जो AML का पार्ट है वो आज हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो कोर्स है सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन AML एंड KYC और AML KYC एंड कंप्लायंस इन बैंक्स, तो एक में KYC और AML है, दूसरे में कंप्लायंस को भी ऐड किया गया है। ये जो ऐड किया गया है जिसमें कंप्लायंस है वो सेलेक्टेड बैंक्स के लिए है। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है जो लोग IIBF मुंबई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस मुंबई के मेंबर हैं या मेंबर नहीं भी हैं तो भी वो AML KYC का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो AML KYC एंड कंप्लायंस इन बैंक्स ये वाला एग्जाम है वो जिस बैंक के साथ टाई अप हुआ है IIBF का, उस बैंक के एम्प्लॉय दे सकेंगे। मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा? तो ये एग्जाम आपको सेंटर पर जाकर के देने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठ के अपने लैपटॉप पे ये एग्जाम देंगे एनरोलमेंट के बाद। इसको बोलते हैं रिमोट प्रोक्टोर मोड। इसका रूल्स और रेगुलेशन जो है, किस तरह से एग्जाम होगा, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, ये IIBF ने अपने वेबसाइट पे पूरी डिटेल में डाला हुआ है। यहाँ पे दोनों एग्जाम जो है वो इसी मोड में होंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो कंप्यूटर किस तरह का चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट हार्डवेयर की है, सॉफ्टवेयर की है, उन चीज़ों पे एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले आप जरूर देख लें कि आपका जो सिस्टम है वो कंपेटेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको कंपेटेबल होने के बाद ही आप मतलब अगर आप उपलब्ध करवा सकें वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तब आप एग्जाम को देने तो फायदा है। जो फुल मार्क्स है वो 100 है दोनों एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जो KYC AML का एग्जाम है, नॉर्मल एग्जाम जो सभी लोगों के लिए है, उसमें 120 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होंगे और वो होगा 100 मार्क्स का। लेकिन जो सिलेक्टेड बैंक्स का कंप्लायंस के साथ KYC AML वाला एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होगा, मतलब 1 मार्क्स टू ईच क्वेश्चन। दोनों एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर है। तो आप एग्जाम में कोशिश करेंगे कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़े ना, आप सभी क्वेश्चन को टच करें और मार्क करें उसको। कट ऑफ फॉर पासिंग क्या है देख लेते हैं। कट ऑफ फॉर पासिंग जो नॉर्मल KYC AML का है वो 60% का है, मतलब आपको 100 में से 60 नंबर लाने होंगे, और जो सेलेक्टेड बैंक्स का एग्जाम का है वो 50% है। दोनों एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का है। सिलेबस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें जो सभी बैंकों के लिए है वो है AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड KYC है, नो योर कस्टमर, और जो दूसरा है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग KYC, नो योर कस्टमर एंड कंप्लायंस, ये तीनों है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये सारी मोटी मोटी चीज़ें जो हैं ये मैंने बता दी कि सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन AML एंड KYC और AML KYC एंड कंप्लायंस इन बैंक्स में क्या अंतर है। आप जिस भी एग्जाम के लिए जा रहे हो ये वीडियो आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। देखते हैं हम लोग आगे इसमें क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को जानने से पहले जानना जरूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग को हिंदी में धन शोधन कहते हैं। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग,
इलीगल आर्म्स सेल, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग, बूटलेगिंग, इन चीजों से प्राप्त पैसे जो होते हैं उसको फाइनेंशियल सिस्टम में डाल करके जो उसका ओरिजिन है उस पैसे का अवैध तरीका, उसको छुपा करके इस तरह से प्रोजेक्ट करना, इस तरह से दिखाना कि ये पैसे क्लीन मनी या लीगल मनी है, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। डर्टी मनी को क्लीन मनी के रूप में कन्वर्ट करना थ्रू अ फाइनेंशियल सिस्टम, उसके ओरिजिन को छुपाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। इलीगल मनी को लीगल मनी में, इलीगल मनी किसको कहेंगे? जो गलत काम करके पैसा आए। गलत काम क्या? ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल आर्म्स सेल करके, स्मगलिंग करके, एक्सटॉर्शन करके, गैम्बलिंग करके, बूटलेगिंग, अल्कोहल से जुड़े हुए कारोबार करके। इस तरह से आप देखेंगे तो जो डर्टी मनी या इलीगल मनी को फाइनेंशियल सिस्टम्स के थ्रू कन्वर्ट करना, किसमें? क्लीन मनी या लीगल मनी में, वही कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग, यानी धन शोधन। मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग जो टॉपिक है या जो टर्म है वो इंटरनेशनली हिट करता है। अदर डेफिनेशन क्या है जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने दिया है? ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज द मेथड बाय विच क्रिमिनल डिस्गाइज the illegal origin of their wealth and protect their asset bases so as to avoid the suspicion of law enforcement agencies and prevent leaving a trail of incriminating evidences. ढेर सारा डेफिनेशन है इसका। IMF ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्रोसीड्स फ्रॉम अ क्रिमिनल एक्टिविटी आर डिस्गाइज्ड टू कंसील देयर इलिसिट ओरिजिन। जो मोटा डेफिनेशन है वो यही है जो मैंने आपको ऊपर में बता दिया, पर फिर भी हम लोग देख लेते हैं। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या कहा है? द गोल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स इज टू जनरेट ए प्रॉफिट फॉर द इंडिविजुअल ग्रुप दैट कैरीज आउट द एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ दीज क्रिमिनल प्रोसीड्स टू डिस्गाइज देयर इलीगल ओरिजिन। इसी तरह से इंटरपोल ने अपना डेफिनेशन जो रखा है मनी लॉन्ड्रिंग का वो ये है कि एनी एक्ट और अटेम्प्टेड एक्ट टू कंसील और डिस्गाइज द आइडेंटिटी ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स सो दैट दे अपीयर टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स। तो कुल मिला के अभी तक जो डेफिनेशन आपको मिला है उससे आप समझ रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है, ब्लैक मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट करता है। तो उसका जो प्रक्रिया है वही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ करेंसी OCC वाशिंगटन DC USA का जो डेफिनेशन है वो ये है कि मनी इज लॉन्डर्ड टू कंसील क्रिमिनल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद इट इंक्लूडिंग द क्राइम्स इट जनरेट्स सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल टैक्स अवॉइडेंस। मनी लॉन्ड्रिंग इज ड्राइवन बाय क्रिमिनल एक्टिविटीज। इट कंसील्स द ट्रू सोर्स ऑफ फंड्स सो दैट दे कैन बी यूज्ड फ्रीली। इसी तरह से इसको और भी डेफिनेशन है। मनी लॉन्ड्रिंग इज द कन्वर्जन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ इलीगल एक्टिविटीज इनटू फाइनेंशियल एसेट्स व्हिच अपीयर टू हैव लेजिटिमेट ऑरिजिन्स। कुल मिला के आप देखिएगा जितना भी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस सब में एक ही मतलब है कि कालाधन को उजला करना। मनी लॉन्ड्रिंग इसी को कहते हैं। अब हम लोग इस पे देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट को समझने के लिए इसको 3 पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा, सोशल इफेक्ट क्या होगा और पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा। अगर इकोनॉमिक इफेक्ट की बात करें तो काले धन को लीगल मनी में बदलने से अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। यह ईमानदार और बेईमान, सही और गलत तरीके के बीच एक अनफेयर कंपटीशन पैदा कर देगा। अवैध धंधे से कमाए पैसे अगर देश के फाइनेंशियल सिस्टम में आएंगे तो देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी। ये होगा इकोनॉमिक इफेक्ट्स इसका, मनी लॉन्ड्रिंग का। सोशल इफेक्ट क्या होगा? लोग गलत काम करने के लिए प्रेरित होंगे जिससे सामाजिक व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। पॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या होगा? मनी लॉन्ड्रिंग देश की राजनीति को बहुत बुरा प्रभाव डालती है।
अवैध तरीके से कमाए गए बहुत सारे पैसे देश की राजनीतिक व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहती है, और भ्रष्ट राजनेता भी मनी लॉन्ड्रिंग से अवैध एवं काला धन का प्रयोग करते हैं। यह एक म्यूचुअल रिलेशन वाला मामला हो जाता है, जो किसी भी देश की राजनीतिक हालत को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिटिकल इफेक्ट रखता है। इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत अभी है नहीं। तीसरा है कि इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑन फाइनेंशियल सिस्टम एंड बैंक्स। बैंक्स को क्या नुकसान हो जाएगा अगर कोई भी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाता है, या जिसके बारे में बताया जाता है कि वो बैंक मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रहा है, तो उस बैंक का रेपुटेशनल लॉस होता है, या उस इंस्टीट्यूशन का रेपुटेशनल रिस्क होता है। वहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं, रिस्क ऑफ गेटिंग पेनलाइज्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज होता है। अगर बैंकों के बारे में बात करें कि बैंकों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो ये चीज़ें होंगी कि बैंकों का रेपुटेशनल लॉस होगा, रेपुटेशनल रिस्क में आएंगे, वो रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक क्राइम्स बढ़ेंगे। उसी तरह से रिस्क ऑफ गेटिंग पेनलाइज्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे अगर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है, या जो रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ हैं उनके नज़र में ये बात आती है, तो उन पे हैवी पेनल्टीज का प्रोविज़न है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बैंक सम एग्जाम्पल। कुछ बैंकों के एग्जाम्पल हैं जो इंटरनेशनली यहाँ पे दिए गए हैं, और बाकी क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। एक बैंक है BCCI। BCCI आप क्रेडिट वाला मत समझिएगा, यहाँ पे है बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। इसमें क्या हुआ था, BCCI दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेटली ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में उभरी थी, जिसका ऑपरेशन 70 देशों में था, लेकिन BCCI मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाई गई। इस बैंक ने अपने क्लाइंट्स में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। इसके क्लाइंट्स में टेररिस्ट, डिक्टेटर, फ्रॉड मर्चेंट्स, आर्म्स डीलर और क्राइम ग्रुप सभी थे। 1970 में शुरू हुआ यह बैंक जुलाई 1991 में इसके रेगुलेटर के द्वारा फ्रॉड डिटेक्ट होने के कारण बंद कर दिया गया। अभी मैं ऊपर बता रहा था कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होते हैं उनसे पेनल्टी का प्रोविजन भी है अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त पाए जाते हैं, तो वेदर इट में भी इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो। इसी तरह से जो दूसरा एंटीगुआ में एक बैंक था, यूरोपियन यूनियन बैंक, इसके बारे में बात करते हैं। जून 1994 में एंटीगुआ में एक ऑफशोर बैंक खुला। ऑफशोर बैंक के बारे में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आगे बता रहा हूँ कि ऑफशोर बैंक क्या है। फिलहाल आप समझिए कि एक ऑफशोर बैंक खुला, यूरोपियन यूनियन बैंक इसका नाम था। इसने सितंबर 1995 में अपना वेबसाइट लॉन्च किया और अपने ग्राहकों को ऑनलाइन अपना अकाउंट खोलने और मैनेज करने की सुविधा दी। 43 देश के लोग इससे जुड़े। 43 मनी लॉन्डर्स के लिए तो स्वर्ग का द्वार था ये बैंक। लोग कई अकाउंट खोल सकते थे और अकाउंट सिग्नेचर की बजाय पासवर्ड से ऑपरेट होते थे। सब कुछ शानदार चल रहा था कि जुलाई 1997 में यह बैंक कोलैप्स कर गया और बैंक ऑफिशियल सारे डिपॉजिट लेके चुमन पर गए। तीसरा जो बैंक आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है रिक्स बैंक। रिक्स बैंक पे वैसे लोगों को जो करप्शन में शामिल थे उनको फाइनेंशियल एसेट्स देने में और उनका काला धन छुपाने में मदद करने का आरोप लगा और इस पर भी फाइन लगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट ऑफ चेक, केवाईसी इशूज, केवाईसी के बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक इम्पैक्ट है। फ्रॉडलेंट ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडीज, ये आप देखते हैं अगर किसी एफडी पे ओवरड्राफ्ट दे दिया जाए और वो भी फ्रॉडलेंट तरीके से, तो वहाँ पे किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से हो सकती है। ट्रेड जैसे मेरा इंटरनेशनल ट्रेड है और उसमें फेक कहीं से काला धन आना है, हम क्या करेंगे, फेक इनवॉइस बनाएंगे, उससे वहाँ से पैसा उसको दिखाएंगे कि हम ट्रेड कर रहे हैं, बट वो क्या होगा, फेक इनवॉइसेस के बदले पैसे आएगा, रेमिटेंसेस ऑफ फेक इम्पोर्ट्स होगा। बैंक और बैंकर्स के लिए क्या लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है कि आपको इन सारे पॉइंट्स पे समझना है, इन सारे चीज़ों पे ध्यान रखना है और की मॉनिटरिंग करनी है ताकि बैंक और बैंकर्स दोनों अपने रेपुटेशनल रिस्क से बचे रहें और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं हो।
आगे जब आप इस चैप्टर को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारा प्रोविज़न है, हैवी फाइन्स हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी जो उसमें शामिल ऑफिसर हैं उन पे भी, जो बैंक है उस पे भी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ एक मतलब साथ का एक शब्द है टेररिज्म फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग ML और टेररिज्म फाइनेंसिंग TF। ये बार बार जब आप बुक्स पढ़ेंगे, ढेर सारी बुक्स में ये वर्ड आपको शॉर्ट्स में मिलेगा कि ML/TF। TF क्या है? टेररिज्म फाइनेंसिंग क्या है? टेररिज्म फाइनेंसिंग जैसा वर्ड ही बता रहा है कि वह फाइनेंसिंग जो टेररिस्ट को आगे बढ़ने में मदद करे, जो टेररिज्म फैलाए। ठीक है, देखते हैं इसको। टेररिस्ट फाइनेंसिंग रेफर्स टू मोबिलाइजिंग और प्रोवाइडिंग फंड्स विद द इंटेंशन दैट दे मे बी यूज्ड टू सपोर्ट टेररिस्ट एक्ट्स or organizations. Funds for terrorism activities may be stemmed for both legal और illicit sources. अब मेरा पैसा है और मैं क्या कर रहा हूँ, किसी ऐसे संस्था को पैसा दे रहा हूँ जो टेररिज्म वाली एक्टिविटी करती है, तो मेरा पैसा हो सकता है कि मैंने लीगल तरीके से कमाया हो, ठीक है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है टेररिज्म एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे ये लाइन ये बता रहा है कि टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है वो उसका जो सोर्स होगा फंड का, वो लीगल भी हो सकता है और इलिसिट भी हो सकता है। ठीक है, दोज इन्वॉल्व इन फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म डू नॉट नेसेसरली सीक टू कंसील द सोर्स ऑफ मनी बट टू कंसील बोथ द फाइनेंसिंग एंड द नेचर ऑफ फाइनेंस्ड एक्टिविटी। टेररिज्म एक्टिविटी पर से डू नॉट रिक्वायर लार्ज क्वांटम ऑफ फंड, हाउएवर creating, running and maintaining organizations for carrying out terrorist activity required substantial fund। एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि टेररिज्म एक्टिविटीज जो है उसमें बहुत ज्यादा फंड की जरूरत नहीं होती है। जैसे मुझे किसी देश में दहशत फैलाना है या किसी राज्य में या किसी जिला में या किसी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, किसी को बोल दो कि वहां जाके ऐसी गड़बड़ियां फैलाओ, दंगे कर दो या और भी गलत तरीके से लोगों को तंग करो, बम मार दो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ उस पर्टिकुलर बंदे को फंड करना। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना है जो टेररिज्म की एक्टिविटी करे, उसके लिए क्या करना होगा? उसको क्रिएट करना होगा, उसको रन करना होगा, उसको मेंटेन करना होगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके लिए फंड की जरूरत होती है और बहुत बड़े फंड की जरूरत होती है। तो जो फंडिंग होती है वो सिंगल एक टेररिस्ट के लिए नहीं होती है, वो उसका लेवल उतना बड़ा नहीं होता है। वो क्रिएटिंग, रनिंग एंड मेंटेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। टेररिज्म फाइनेंसिंग का क्या डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है इसके। क्या है? एक पहला, फंड्स नीडेड टू कैरी आउट स्पेसिफिक टेररिज्म एक्शन, से प्लानिंग ए फ्यू बॉम्ब्स इन सम लोकल ट्रेन्स इन मुंबई। सच एक्शन डू नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट फंड्स, मैंने बताया आपको। दूसरा, सेकंड, मोस्ट टेररिज्म एक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब आर बीइंग कैरीड आउट बाय ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप फॉर द पर्पस and then often ascribe certain higher ideals like religion or political affiliation to such actions। फिल्मों में आपने देखा होगा, हम मतलब किसी बड़े सोच के लिए काम कर रहे हैं, काम घटिया कर रहे हैं, काम मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म एक्टिविटी का कर रहे हैं, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसा करेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं वो रिलीजन के लेवल पे बहुत बड़ा, ईश्वर का काम है, खुदा का काम है, वो भगवान का काम है, या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का काम है। ठीक है, तो वो एक तरह का कवर अप है टेररिज्म एक्टिविटीज को इस तरह से करने के लिए। तो जो फर्स्ट मैंने बताया कि एक सिंपल एक छोटा सा टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए तो बहुत बड़े फंड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उस एक्टिविटी को अक्रॉस द ग्लोब करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने की जरूरत होती है और उसके लिए फंड की जरूरत होती है। These organizations needs large amount of funds for enrolling and training their cadres, procuring weapons and other amenities, building up networks, recognizing reconciliation activities, publicity network for mobilizing mass support। इसका 2 पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। फिनांसिंग ऑफ टेररिज्म, 3 प्रिंसिपल सोर्स क्या होता है? इसके 3 प्रिंसिपल सोर्स में पहला है स्टेट फाइनेंसिंग, ठीक है, दूसरा है लेजिटिमेट मोड, तीसरा है प्राइवेट फंड। जैसे स्टेट फाइनेंसिंग, कोई देश, किसी देश की सरकार ही किसी को सपोर्ट करे कि नहीं तुम करो ये,
ठीक है, सर्टेन ग्रुप्स होते हैं उनको प्रमोट करता है, दूसरे नाम पे करेगा, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि जो इस तरह की एक्टिविटी होगी वो दूसरे नाम पे होगी। चोला किसी और का उड़ा हुआ होगा, हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं या हम सोशल एक्टिविटी करते हैं, हमको फंड्स दो, ग्रांट्स दो, डोनेशंस दो, ठीक है। बट रियल वर्क क्या होगा? रियल वर्क टेररिस्ट वाला होगा, रियल वर्क टेररिज्म वाला होगा। तो जब आप बैंकिंग कर रहे हो ऐसे लोगों के साथ, तो आपको एक चीज ऑब्जर्वेशन रखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जो एक्चुअल वर्क है वो क्या है। स्टेट फाइनेंसिंग क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन के टर्म पे या बुक लैंग्वेज के टर्म में। स्टेट स्पॉन्सर्ड शिप ऑफ टेररिज्म, separate entities are created with organizational and financial support of the state, acting as some charitable or social activity and receiving grants and donations from government. But real work is something different, जो मैंने आपको बताया। दूसरा, legitimate modes क्या है? Receiving funds in the form of contributions or donations from business, individual or some charity fund for their declared activities. तीसरा, private funding क्या होगी? Fund raised through criminal activity like बैंक रॉबरी या ड्रग ट्रैफिकिंग या किडनैपिंग या एक्सटॉर्शन, ये क्या हो जाएगा? प्राइवेट, किसी को फंड की जरूरत है उसने ये क्रिमिनल एक्टिविटीज कर डाली। क्या कर डाला? बैंक रॉबरी कर डाली, ड्रग ट्रैफिकिंग कर डाला, किडनैपिंग कर डाला, एक्सटॉर्शन की, ये सब जो हो जाएगा वो प्राइवेट फंड में हो जाएगा। बैंकर के लिए क्या लगेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये आपको डेली, अगर आप एक बैंकर हैं या आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बैंक और बैंकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी क्या लर्निंग होती है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। रेमिटेंस ट्रांजेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशल टेररिस्ट एक्ट्स आर ऑफ लो वैल्यू, हैंस फॉर ट्रैकिंग सच ट्रांजेक्शन डिफरेंट मॉडलिटीज आर रिक्वायर्ड। सबसे बड़ी बात ये है, किसी भी ट्रांजेक्शन का या पर्सन का ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ड्यू डिलिजेंस एंड एप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग बाय बैंक इज रिक्वायर्ड। अगर आप दो चीजें करते हैं, अकाउंट खोलते वक्त या ट्रांजेक्शन के लेवल पे, क्या ड्यू डिलिजेंस करते हैं बंदे का भी जिसका आपने अकाउंट खोला एज ए बैंकर, या आपका बैंक अगर किसी का अकाउंट खोलता है तो उस बैंक के लिए ये जरूरी है कि वो ड्यू डिलिजेंस करे। आगे देख लेंगे हम लोग जब केवाईसी में बात करेंगे इंस्टीट्यूट पे कि क्या क्या ड्यू डिलिजेंस है, क्या क्या हम लोगों को देखना चाहिए, और एप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये जरूरी है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग कम हो और मनी लॉन्ड्रिंग रुके। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये मैंने पहले भी बताया था कि दोनों वर्ड साथ साथ आते हैं, लेकिन दो अलग अलग फेनोमेना है। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या हो जाता है, सोर्स ऑफ फंड्स लीगल होते हैं, छुपाए जाते, इलीगल होते हैं, छुपाए जाते हैं, लेकिन यूज ऑफ फंड लीगल होता है, ठीक है। लेकिन टेररिस्ट फाइनेंसिंग में क्या होगा, सोर्स और फंड दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इलिसिट भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है, बट यूज क्या हो जाएगा, यूज होगा क्रिमिनल, क्योंकि वो है टेररिस्ट। और क्या करेगा, छुपाएगा अपना जो डीड होगा, जो काम होगा, जो वर्क होगा, जो उस पैसे का यूज करेगा वो आपको छुपाएगा। बोथ केस में क्या होगा, देयर इज एन इलीजिटिमेट यूज ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। बदनामी किसकी होगी, फाइनेंशियल सेक्टर की बदनामी होगी। और यूजिंग सिमिलर ड्रग आइडेंटिकल प्रोसेस, या इस तरह से जिसको भी वो यूज करेगा ना उसकी बदनामी होगी। बेसिक मनी लॉन्ड्रिंग का साइकिल क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले समझने की भी जरूरत है कि होता कैसे है मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से किया जाता है। काफी आप लोग थोड़ा सा अटेंशन चाहिए आपका। आप यहाँ पे देखिएगा 3 चीज है, पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है इंटीग्रेशन। ठीक, इसको अच्छे से समझना। जो प्लेसमेंट है ना वो फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्या करते हैं प्लेसमेंट, जैसा वर्ड से स्पष्ट है, प्लेसमेंट किसी का कहीं प्लेस करना, किसका, कैश फंड्स जनरेटेड थ्रू इलीगल एक्टिविटीज, उसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। कहाँ पे, फिनेंशियल सिस्टम में, लीगल फिनेंशियल सिस्टम, ठीक है। कहाँ पे, अपने बैंक में, अपनी कंट्री में, दूसरे कंट्री में, दूसरे बैंक में, फॉरेन बैंक में, किसी भी जगह, ठीक है। क्या है फर्स्ट स्टेज तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, प्लेसमेंट क्या होता है इसमें, कैश फंड्स जनरेटेड थ्रू लीगल एक्टिविटीज आर प्लेस्ड इनटू लीगल फाइनेंशियल सिस्टम विद इन कंट्री और अ सेफर ज्यूरिसडिक्शन इन अ फॉरेन कंट्री। क्या होता है इसमें, मल्टीपल अकाउंट्स यूज होते हैं, थ्रू मल्टीपल ट्रांजेक्शंस कैरीड आउट किए जाते हैं। अकाउंट्स कुड बी इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ए बैंक और सेवरल बैंक्स, सब जगह से पैसा उठा करके उसको सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना, फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना, लीगल फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। दूसरा पार्ट है इसका लेयरिंग।
पैसा डाल दिया, ठीक है। अब उसको घुमाने का पर्पज़ क्या है, पैसा आया कहाँ से ये छुप जाए। मोटे मोटे शब्दों में अगर हम कहें तो यही है लेयरिंग, लेयर बनाना। किसका, पैसों का। कौन से पैसे, जो गलत तरीके से कमा के डाले, क्यों, क्योंकि उसको छुपाना है हमको, ठीक है। इस सेकेंड स्टेज ऑफ लेयरिंग, creation of layers of transactions to cover up initial transactions. It is done by carrying out numerous transactions for moving for the funds through different accounts in several names and in various financial institutions, even cross-border transactions. Digital banking and net banking are boon to the launderers, money launderers. मनी लॉन्डर्स क्या करें, डिजिटल बैंकिंग, नेट बैंकिंग ले लिया है, घर पे बैठा हुआ है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से चौथे अकाउंट, यहाँ से एफडी बना दिया, फिर उस एफडी पे लोन ले लिया। फिर इस तरह से उसका इतना लेयर बनाएगा कि पहली बार पैसा कहाँ से आया था ये जानना मुश्किल हो जाए। जो इसका तीसरा और फाइनल स्टेज जो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जो पैसा अभी तक आपके फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया उसको उठा करके बार बार घुमा करके उसका इनिशियल कहाँ से पैसा आया था वो हटा दिया गया। अब उसका क्या किया जाएगा, अब उसको फाइनेंशियल सिस्टम से निकाला जाएगा और लगाया कहाँ जाएगा, उसको एज ए लीगल मनी कहीं इन्वेस्ट किया जाएगा। क्या है देखते हैं, फाइनल स्टेज है इंटीग्रेशन, स्टेज वेयर द मनी मूव्स इनटू लीगल एवेन्यूज टू इमर्ज एज legitimate money and integrated into financial system. These avenues could be stocks, commodities, futures, investments in real estate, या गोल्ड, या कंस्ट्रक्शन, या फिल्म मेकिंग। तो इन जगहों पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा डाल दीजिए, ठीक है। और क्या किया था, ढेर सारा लेयरिंग किया था, सारा पैसा का जो ओरिजिनल सोर्स था वो बोला दिया। तब क्या हो जाएगा, ये पैसा दिखेगा कि नहीं यार ये तो सही पैसा है, ये तो रियल पैसा है, ये तो पाइट मनी, इसे भी बोलते हैं इंटीग्रेशन। आगे देखते हैं हम लोग, ये पिक्चर बनाया है UNODC पिक्चर के माध्यम से। अगर आप समझेंगे, ये बुक में भी आपके है, दोनों बुक में से कोई भी पढ़े उसमें भी है। क्या है, कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी। देखिए यहाँ पे ये आदमी कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी करता है, इसको कहाँ प्लेस करता है, बैंक में प्लेस करता है, ठीक है। बैंक में आने के बाद इसको ढेर सारा ट्रांजेक्शन में बैंक में घुमाया, इससे लोन लिया, इसके खाते में जमा किया, वायर ट्रांसफर किया, दूसरी कंपनी का लोन लिया, फिर वहाँ से फॉल्स एंड बैक लेके पैसा फिर से डाला इसमें, घुमा के सारा कुछ ठीक है इंटीग्रेशन किया, कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, परचेज ऑफ लग्जरी एसेट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल इंडस्ट्रियल, प्लेन खरीद लिया, रियल एस्टेट में डाल दिया, बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें खरीद ली, ठीक है। इस तरह से आप देखिएगा, ये है आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग का साइकिल है ना, उसका इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है, प्लेसमेंट, क्लियरिंग एंड इंटीग्रेशन। यहाँ से आपको जानना लर्निंग क्या है बैंकर के लिए। देखिए, जब कोई भी चीज़ जब शुरुआती स्टेज में हो ना तो वो इजी होता है डिटेक्ट करने में। प्लेसमेंट स्टेज में कैश इन्वॉल्व है और किसके अकाउंट में जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये बैंकिंग में ये तुरंत आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो ये है लर्निंग, आपको ध्यान जो देना है वो यहाँ पे देना है इनिशियल स्टेज में। एट प्लेसमेंट स्टेज, सिंस इट इन्वॉल्व्स कैश, इट इज रिलेटिवली इजियर टू डिटेक्ट अनयूजुअल या इरेगुलर। एट लेयरिंग स्टेज, to being alert to the transaction pattern of the customer and insight to funds movement of various business activities enable the detection of unusual transactions. But at the integration stage, it is extremely difficult for the bank or financial institution to distinguish between legal or illegal. पहले में कैश स्टेज पे आप कैश जमा करते वक्त आप देख सकते हैं, दूसरे में लेयरिंग होते वक्त आप देख सकते हैं कि जो आपका पार्टी है, करेंट अकाउंट होल्डर है या सीसी अकाउंट होल्डर है, उसके अकाउंट में जो मूवमेंट हो रहा है फंड्स का वो जेन्युइन लग रहा है, या इतना मतलब कोई स्टॉक है ही नहीं लेकिन ढेर सारा उसमें पैसा आ रहा है, उसके अकाउंट में स्टॉक है ही नहीं तो बेच क्या रहा है जितना पैसा आ रहा है। तो एज ए बैंकर अगर आप इसको देखिएगा तो वहाँ पे आपको अलर्ट होने का जरूरत है कि बेच रहा है कपड़े का और पैसा जो आ रहा है वो मतलब दूसरे रियल एस्टेट से पैसा आ रहा है और बिजनेस है कपड़े, तो ये आपको अलर्ट होने का जरूरत है, ये ट्रांजेक्शन से आपको अलर्ट होने का जरूरत है। इंटीग्रेशन स्टेज में ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, पैसा आया कहाँ से, गोल्ड में लगा के आदमी भूल जाए 30 साल बाद निकाले, मुश्किल है ना। कॉमन सोर्स ऑफ इलीगल मनी, ये देखिएगा कि ये है असली कहानी, कहाँ से आता है पैसा। कॉमन सोर्स ऑफ इलीगल मनी क्या है, पहला है ड्रग ट्रैफिकिंग, नशीले पदार्थ की तस्करी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट इज एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली किसी से करना, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति है,
लोन स्टार्टिंग, सूदखोरी अगर कोई करे, किडनैपिंग, अपहरण करे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, अनुबंध पर हत्या करे, गैम्बलिंग, जुआ खेले, प्रोटेक्शन मनी मांगे कि तुम प्रोटेक्शन मनी दो, मुझे पैसा दो, अन्यथा जान से जाओ, संरक्षण धन बोलते हैं इसको, एडल्ट्रेशन करे, मिलावट करे, बैंक फ्रॉड करे, बैंक के साथ धोखाधड़ी करे, करप्शन करे, ये सारा क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम। ये सोर्स है इलीगल मनी का। तीसरा, स्लज फंड्स मेंटेन बाय बिग कॉर्पोरेट। स्लज फंड्स क्या होता है? स्लज फंड्स, इसका अर्थ, स्लज फंड्स का मतलब ही यही है कि बिग कॉर्पोरेट्स रखते हैं कुछ पैसा ऐसा जिसका वो नाजायज इस्तेमाल कर सके, जैसे ब्राइबरी देने में, रिश्वत देने में, पेमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन को देने में। ठीक है, इसको रखते ही वो इसी चीज के लिए है, स्लज फंड बोलते हैं इसको। ये वर्ड है, याद रखिएगा इसको, इस वर्ड को, स्लज फंड जो वर्ड है ये किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है? इलीगल मनी। इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग इन आर्म्स, हथियार की तस्करी हो रही है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, इंटरनेशनल मानव की तस्करी हो रही है, स्मगलिंग हो जाए, टैक्स चोरी हो जाए, ये सारा चीज क्या है? सोर्स ऑफ इलीगल मनी। मेथड्स मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग में क्या यूज होता है? सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल बैंकिंग सर्विस में क्या यूज हो जाता है। ठीक है, यह डिपॉजिट स्ट्रक्चर या स्मगलिंग, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कंडक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक बिलो द रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड व्हिच इज 10 लाख इन इंडिया। जो रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड है इंडिया में वो है 10 लाख, 10 लाख के आसपास या ऊपर, या फॉरेन करेंसी में भी उतना अमाउंट जिसका इक्विवेलेंट ₹10 लाख इन इंडिया हो। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन है कैश में, वो हम लोग को रिपोर्ट करना है। अगर आप बैंकर हैं तो वो आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, अगर आप बैंकर नहीं है तो आपका बैंक उस चीज़ का रिपोर्ट करेगा। ठीक है, कंडक्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्रांजेक्शन, अब 10 लाख से ऊपर या उसके आसपास रिपोर्ट करेगा, लेकिन अगर बहुत छोटा छोटा ट्रांजेक्शन किया जाए तो वो रिपोर्ट ही नहीं होगा। तो इसके क्या हो जाएगा? ये मेथड यूज किया जाता है किसी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। मल्टीपल पेयर ऑफ अकाउंट, the funds are passed through multiple accounts by splitting them into 2 or more portions at each stage. Such a complex structure makes it very difficult to trace the origin of funds. 5 लाख रुपया बेचना है, उसको 5 लाख को 10 भाग में तोड़ दिया, 10 भाग में से फिर उसको 10 अकाउंट में डाल दिया, या एक को फिर 4 अकाउंट्स में डाला, फिर सबको उठा के फिर एक अकाउंट में डाला। इसको बोलते हैं मल्टीपल टियर ऑफ अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तीसरा, ये फनल अकाउंट। फनल अकाउंट आपको एग्जाम में भी पूछता है कि व्हाट इज फनल, इसको याद रखिएगा। फनल कुछ भी नहीं है, आपने कीप देखा है घर में तेल डालने वाला, बस ये वही फनल का अर्थ कीप है। ठीक है, ए बैंक अकाउंट इज ओपन फॉर द पर्पस ऑफ डिपॉजिट डर्टी मनी टू बी मेड बाय सेवरल पर्सन यूजिंग बिलो द थ्रेशोल्ड, दैट इज 10 लाख। These amounts are immediately withdrawn from the account at the distant location. सब मिलके एक में डालो। ठीक है, ये होता है फनल अकाउंट। इसमें ढेर सारा डर्टी मनी जमा करेंगे, एक अकाउंट में जाएगा, फिर सोच से नीचे में जमा करेंगे, दूर बैठा कोई बंदा इस अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। अगर आप बैंकर हैं या चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं बैंकिंग में, जैसा कि आप रखते हैं, तभी आप इस वीडियो पर हैं, तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन आप समझते हैं क्या है। एक ट्रांजेक्शन के एवज में या उस ट्रांजेक्शन को घुमा। ठीक है, सम amount is transferred from one account to another account, followed by an equal amount transferred from the recipient account to the originating account. Such transaction may be repeated several times during a day, over several days, or even few months without any commercial purpose. मतलब करना कुछ नहीं है, कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है, कोई इकोनॉमिक पर्पस नहीं है, लेकिन एक ही पैसा को इतनी बार घुमा दो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कर कर। तो क्यों किया जाएगा? ये आपको याद होगा, ये लेयरिंग जैसा कुछ दिखता है, और लेयरिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है। बैंक ड्राफ्ट या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। अब बैंक ड्राफ्ट क्या है? पैसे दिए आपने, बैंक ड्राफ्ट बना दिया, मनी ऑर्डर दे दिया, कैशियर चेक, तो मैनेजर से कहीं बोलते हैं उसको वो दे दिया, एक कैश में ले लिया, फिर उसको दे दिए, फिर किसी को दे दिए, किसी आदमी के नाम से बनवा लिया, वो आदमी के अपने अकाउंट से निकाल लिया। ठीक है, बट वो क्या था? किसका पैसा था? किस पैसे से क्या बना? बैंक ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, कैशियर चेक, सोर्स क्या था पैसे, ये नहीं पूछा। तो ये जो एवेन्यू है ना, यहाँ पे ये यूज होता है मनी लॉन्ड्रिंग। इस तरह से कैश डिपॉजिट फॉलो बाय ट्रांसफर, लार्ज कैश प्रोसीड्स ऑफ इलीगल डिपॉजिट,
in account and then transfer to other account even in a foreign currency. Contacted accounts क्या होते हैं? Accounts held in the names of relatives, associates or other person operating on behalf of the criminal, that is the nominee account. एक आदमी अपने वाइफ के नाम पे, अपने भाई के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे, अपने अदर रिलेटिव्स के नाम पे ढेर सारा अकाउंट खोले हुए पूरी सारा पैसा घुमा रहा है इंटरनेट बैंकिंग लेकर. ठीक, ये कनेक्टेड अकाउंट. अगर फ्रंट कंपनीज क्या होती हैं? Companies dealing in cash are often used for mingling of dirty money along with their legitimate business dealings. कुछ कंपनीज कैश में डील करती हैं तो उनको यूज किया जाता है बार बार कि आप मेरा भी कैश चला दो. ठीक, तो इन कंपनीज को फ्रॉड कंपनी कहा जाता है. लेजिटिमेट अकाउंट, मैनी अकाउंट्स विद सेवरल बैंक. एक ही आदमी का ढेर सारा अकाउंट है. एक सैलरी अकाउंट है, एक नॉर्मल अकाउंट है, एक छोटा स्मॉल अकाउंट है, एक जनधन अकाउंट है, एक BSBD अकाउंट है. सारे बैंक के साथ एक ही खोल रखा है, एक ही पैसा घुमा रहा है या कहीं और से ढेर सारा पैसा लेके घुमा रहा है. गवर्नमेंट अकाउंट काफ़ी बैंकर्स को एक्टिव होने की जरूरत है. गवर्नमेंट अकाउंट को ये टेररिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. वायर ट्रांसफर हेयर ईज ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मनी इज अवेलेबल एंड डू नॉट रिक्वायर मोर डॉक्यूमेंटेशन व्हिच अटैक्स मनी. जहाँ भी स्कैनर नहीं लगा हुआ होगा ना, किसको चेक करना है कहाँ से आया पैसा, तो वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस बढ़ हैं. जहाँ पे ईज है सेंडिंग और रिसीविंग मनी, डू नॉट रिक्वायर मोर डॉक्यूमेंटेशन, तो ऑब्वियसली ये तो आप जगह दे रहे हो ना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए. यूजिंग ए स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट क्या है? कलेक्शन अकाउंट. कलेक्शन अकाउंट क्या होता है? आप जैसे बाहर चले गए, कुछ लोग बाहर जाके काम करते हैं फॉरेन कंट्री में, तो उनका क्या है? इमिग्रेंट्स हैं, वो डिपॉजिट करते हैं छोटा छोटा अकाउंट, एक अकाउंट में जमा किया उन्होंने, तो सारा फंड एक्यूमुलेट करके भेजा गया सेंटर अब्रॉड दूसरे देश में इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन. ठीक है. ऑफन अ फॉरेन अकाउंट रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम नंबर ऑफ अपरेंटली अनकनेक्टेड अकाउंट इन द सोर्स कंट्री. दीज टाइप्स ऑफ अकाउंट आर यूज्ड बाय मनी लॉन्ड्रिंग. तो फिर वही है, उसी में डाल दिया सारे अकाउंट ऐसा जो मनी लॉन्ड्रिंग का अकाउंट, तो वो हो जाएगा. Payable through account, collection on behalf of many individual or business entities through a single account. These accounts pose a challenge to KYC policy. Using cross-border trades या loan, back-to-back loan किया जाए. It used for cash smuggling. A money launderer transfer his criminal proceeds to another country as security या guarantee for a bank loan, which is then sent back to original country. This method often provides tax advantage. कभी कभी आपने सुना हो एक सर्टेन स्टार्टअप अगर आपने लोन ले रखा है तो उस पर आपको टैक्स का एडवांटेज मिलेगा. क्या है? अपना ही पैसा है, भेज दो वहाँ से वो पैसा लेकर के, या किसी ने आपको पैसा दिया, आपने उसकी FD बनवा दी, उस पर लोन ले लिया, तो अभी आप क्या शो कर रहे हो बुक में कि लोन, बट पैसा किसका है? तो आपका है. तो वो कैसा है? गलत पैसा है. बट जब आप लोन लेगो तो वो क्या हो जाएगा? वो लीगल पैसा हो. तो बैक टू बैक लोन, उसी FD का जो सिक्योरिटी रख के आपने लोन ले लिया. इसी तरह से आप देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड या ट्रेड फाइनेंस क्या है? इलीगल प्रोसीड्स आर यूज्ड टू बाय हाई वैल्यू एसेट्स सच एज लग्जरी कार्स, एरोप्लेन और बोट्स व्हिच आर देन एक्सपोर्टेड टू थर्ड कंट्रीज. ट्रेड इन वाइज मैनिपुलेशन इज आल्सो देयर. ये सारा जो तरीका है ना, ये सारा तरीका है वही मनी लॉन्ड्रिंग का. लैक्स ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? ऑफशोर बैंक, मैंने बताया था आपको कि ऑफशोर बैंक के बारे में आगे बात करेंगे. ये है ऑफशोर बैंक. बैंक्स लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज देन द अकाउंट होल्डर फ्रॉम जनरल. आप इंडिया में हैं, ठीक है, आप स्विस बैंक में अकाउंट खोलिए, क्या हो जाएगा? ऑफशोर बैंक आपके लिए. ठीक है. These are centers where regulatory controls are few with tax benefits and secrecy protection. Many banks have flourished in these centers accepting money liberty, which facilitated money laundering. The major centers include Singapore, Hong Kong, Bahamas, Bahrain, Bahamas Island, Switzerland. Deposit in these banks could be in cash smuggled into these countries from other countries or through remittance under guise of channeling business transactions in their accounts of entities established for laundering purpose. इसी तरह से सेल कंपनीज, एक तरह है सेल कंपनी. ये भी एग्जाम में बार बार आता है. व्हाट इज सेल कंपनी? ए सेल कंपनी इज जस्ट दैट ए सेल वेयर नो रियल बिजनेस इज कंडक्टेड. They appear on paper but may not physically
है जी। इसको याद रखिएगा कि सिर्फ कागजी हवा हवाई बातें हैं, ठीक है। कोई कंपनी है हवा हवाई कंपनी, वो कागज पे दिखेगी बहुत बड़ी कंपनी, जब आप उसका ग्रास रूट लेवल पे कुछ भी चीज़ नहीं, उसको बोलते हैं सेल कंपनी। दे अपीयर ऑन पेपर, इस लाइन को याद रखिएगा, बट मे नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। अपीयर ऑन पेपर, ये सिर्फ कागज पे दिखेगा, कागज पे बहुत बड़ा दिखेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसमें अकाउंट खोलिए, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। यहाँ सब पे मनी लॉन्ड्रिंग होता है। इंडिया में सेल कंपनी लाइक नहीं है प्रोविजन इसका, ये आप नहीं कर सकते। यूजिंग क्रेडिट या रेमिटेंस प्रोडक्ट जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जब से आया है आप खर्च कर लीजिए, फिर उसमें पेमेंट कीजिए, स्ट्रक्चर्ड कैश पेमेंट कीजिए, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट जितना है उसका कैश बैलेंस, ये यहाँ पे ढेर सारा मनी लॉन्ड्रिंग का स्कोप बन जा रहा है। प्रीपेड कार्ड, ये तो स्वर्ग है इसका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। आपने पैसे दिए, प्रीपेड कार्ड खरीदे, फिर उस पैसे का फिर उस प्रीपेड कार्ड का क्या किया पता नहीं, आप चाहें तो जिसको मर्जी उसको दे सकते हैं। वो डोमेस्टिक प्रीपेड कार्ड्स भी है, फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड्स भी, ये बूम्स हैं क्रिमिनल के लिए। जो इस तरह के मनी चेंजर क्या है, इनका काम ही होता है फॉरेन करेंसी बाय और सेल करना, कंसोलिडेशन करते हैं स्मॉल डिनोमिनेशन बैंक नोट्स का जो लार्जर में, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेवलर्स चेक है, यूरो चेक है, मनी ऑर्डर्स है। जो मनी चेंजर्स हैं उनके पास भी अगर उन पर मनी नहीं रखी जाए तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प करने लगते हैं। अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की बात मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही है, हवाला सिस्टम का जिक्र ना हो ऐसा ना, ठीक है। हवाला सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है मनी लॉन्ड्रिंग। A remittance system that operates outside the control of government, allowing for undocumented deposit, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ, ठीक है। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं हवाला के थ्रू डिपॉजिट करने, ठीक है। और विड्रॉल ट्रांसफर, सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है विद नो पेपर ट्रेल, जीरो पेपर ट्रेल, ठीक है। मेरे को आप इंडिया में ले लो पैसा, मुझे स्विट्जरलैंड में पैसा चाहिए, कैसे जाएगा पैसा, हवाला के थ्रू जाएगा। जो अब क्या होता है वाला सिस्टम, आप इंडिया में बैठे हुए हैं, एक उसका एजेंट होगा इंडिया में, क्या करेगा वो आपके पैसे ले लेगा। स्विट्जरलैंड में जो उसका करस्पॉन्डिंग एजेंट है उसको बोल देगा ये आदमी यहाँ पे जा रहा है, इसको इतना पैसा दे देंगे, जितना वो यहाँ पे लिया था, या जो भी कमीशन होगा उसको सर्टिफिकेट करके, ठीक है। तो वो पैसा जो था अगर आप लीगल तरीके से ले जाएं, बैंक चैनल से ले जाएं, तो आपको बैंक से ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन इस हवाला वाले सिस्टम में क्या, हवाले वाले सिस्टम में आपने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, उसमें जो अपना कमीशन होगा वो कट करेगा, फिर आपको वहाँ पे उसका जो आदमी होगा वो आपको देगा, किसी को बोलते हैं हवाला सिस्टम। और ये जो है वो इसमें जो काम करते हैं ना, जो नेटवर्क होता है उस हवाला ब्रोकर बोला जाता है, मनी ट्रांसफर्ड वाया नेटवर्क ऑफ हवाला ब्रोकर, ठीक है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मतलब बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल होता है। इस तरह से साइबर क्राइम बढ़े हैं, उसमें क्या है, लो वैल्यू फिशिंग स्कैम्स हैं, दैट साइफन ऑफ small amounts of a few thousand to couple of lakhs। अब आप मानो कि 1 लाख लोगों के से किसी एक आदमी से 1 लाख रुपए मांग लिया जाए, उसको देने में तकलीफ होगी, लेकिन 1 लाख लोगों से अगर 1 रुपया मांग लिया जाए या उनके अकाउंट में फ्रॉड कर लिया जाए, 1 रुपया का रीचिंग फ्रॉड कर लिया जाए या फिशिंग फ्रॉड कर लिया जाए, तो वो बहुत ही आसान पड़ेगा ये मनी लॉन्डर्स जो हैं उनके लिए, क्रिमिनल टाइप के लोगों के लिए। इसी तरह से आप देखें क्रिप्टो करेंसी है, ये बिल्कुल नया ट्रेंड है आपका। कुछ दिन पहले अगर आप ध्यान होगा तो क्या हुआ था, सारा एक हॉस्पिटल में या इसी तरह के जगहों पे सारा सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया, बोला गया इतना पैसा दो तो आपका सिस्टम खुलेगा। पैसा किस चीज़ में चाहिए, क्रिप्टो में चाहिए। अब उसका कोई पेपर ट्रेल नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग देखते हैं सेंसिटिव एवेन्यूज क्या है मनी लॉन्ड्रिंग या ट्रेडिंग क्राइम के लिए। गोल्ड मार्केट, ऐसा लोग गोल्ड मार्केट में डालो, भूल जाओ, ढेर सारे वक्त के बाद निकालो, तो वो गोल्ड तो आपका फिर वही हो जाएगा ना, जो इलीगल मनी था वो लीगल हो जाएगा। डायमंड मार्केट इसी तरह का, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन या करप्शन, जहाँ पे मिसयूज ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटीज, तो ये सारा जो है ना वो सेंसिटिव एवेन्यूज है। अगर इसको सही तरीके से मॉनिटर नहीं किया गया ना, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेडिंग के चांसेस होंगे। तो यहाँ पे जरूरी है आप एक सेंसिटिव पर्सन के रूप में, एक सेंसिटिव बैंकर के रूप में, एक सेंसिटिव इंस्टीट्यूट के रूप में आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने और एक्टिव होने की ज़रूरत है। ये सेंसिटिव एवेन्यूज हैं फॉर
मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंस। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है ग्लोबल एफर्ट्स फॉर AML और सेफ्टी बाय इंटरनेशनल बॉडीज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज। मनी लॉन्ड्रिंग है एक सीरियस इशू है कि जब आप बात करेंगे इस पे, तो अभी देखते हैं हम लोग कि इंटरनेशनल बॉडीज ने या इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ने इस पे क्या एफर्ट डाला है, क्या किया है। 1988 से कहानी शुरू होती है। यूएन का जो इनिशिएटिव है वो वियना में उन्होंने क्या किया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड psychotropic substance of 1988 mandated the United Nations Office on Drugs and Crimes to establish a program for measures to be adopted by various countries for preventing drug trafficking। जो शुरू कहानी हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग का ना, वो ड्रग्स से शुरू हुई, ठीक है। The mandate to the UNDC was strengthened by 1998 by a political declaration and the measures for countering money laundering adopted by Global Assembly at its 20th special session, which broadened the scope of mandate to cover all serious crime, not just drug related। जो बाद में किया गया है, इसका 1998 में शुरू हुआ था। 1998 में इसको सिर्फ ड्रग रिलेटेड नहीं, ऑल सीरियस क्राइम में इसको किया गया। फिर 2020 में प्लेरोमो में किया गया क्या, सर्टेन प्रोविजन इंक्लूड किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिमिनल ऑफेंस घोषित किया गया, ठीक है, एंड मेक ऑल सीरियस क्राइम्स एज प्रेडिकेट ऑफेंस। बिसाइड्स इट आल्सो रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ए रेगुलेटरी regime for detecting money laundering, suspicious transaction reporting, customer identification and record keeping। Further, it called upon cooperation and exchange of information among administrative, regulatory, law enforcement and other agencies at national and international level। दूसरा जो है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। 2002 में IMF took a step in this direction by initiating offshore financial center assessment। IMF detailed assessment of member countries with FATF standards into its financial sector assessment program। It is called AML CFT technical assistance into regular activities। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सॉल्यूशन, ये इम्पोर्टेंट है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारा कुछ वियना से 1988 में शुरू हुआ था, लेकिन जब आप मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानेंगे तो इसके जो सजेशंस या गाइडलाइंस है ना, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सॉल्यूशन BCBS के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जरा हम लोग सीरियस होकर देखेंगे। No, the BCBS is the primary global standard setter for the prudential regulation for banks and provides a forum for cooperation on banking supervisory matters। It has published several documents related to prevention of money laundering and customer due diligence। In October 2001, BCBS has published a paper on customer due diligence for banks। It contains general guidelines on the following: customer acceptance policy, customer identification, ongoing monitoring of accounts and transactions, risk management, KYC standard in cross-border conduct। अब इन्हीं चीज़ों को उठा करके RBI ने क्या किया है, मास्टर डायरेक्शन ऑन KYC 2016 बनाया। इसमें क्या है, RBI incorporated the guidelines in their notification for KYC AML and issued master direction on KYC 2016 advising these as key elements। Accordingly, regulated entities REs, मतलब बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, किसी, have been directed to formulate their own KYC AML policy, keeping these ingredients redefined as such। RBI बोला कि भैया ये हमने गाइडलाइंस बना दिया, लेकिन अब आप लोग क्या करो, अपना डायरेक्शन बनाओ, KYC AML पॉलिसी बनाओ, लेकिन अपने हिसाब से होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। क्या है सर की, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है, रिस्क मैनेजमेंट है, तीसरा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर से देख लेते हैं एक बार इसको हम लोग। क्या है सर, ये याद रखिएगा सर, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो आगे KYC AML जब हम KYC AML का तो हम लोग KYC पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे कि
इन्हीं 4 चीज़ों पे बात हो रही है। केवाईसी पूरा ही यही 4 चीज़ है। क्या है? पहला कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी CAP, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। आगे देखते हैं। BCBS ने 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस के बारे में बात की है, इसको देख लेते हैं क्या है ये। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? बिजनेस यूनिट इन चार्ज ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिस्क ऑफ देयर बिजनेस। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि इसको एक बैंक के परिप्रेक्ष्य में देखें, ज़्यादा आसान होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा? ब्रांच। ब्रांच में कौन? जो आदमी उसको काम करता है, ब्रांच इंचार्ज, ब्रांच के लोग, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा? इन चार्ज ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड कंट्रोलिंग द रिस्क ऑफ देयर बिजनेस, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा? चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ AML या CFT, द कंप्लायंस फंक्शन बट ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी। जो लोग उसको मॉनिटर करेंगे ना ब्रांच को, जो चीफ ऑफिसर होंगे के AML और CFT के, ठीक है, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या हो जाएगा? इंटरनल ऑडिट, ऑडिट फंक्शन जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये जो अगर आप बैंक टर्मिनोलॉजी में भी देखेंगे ना, तो यही चीजें होती हैं, ठीक है। जो डिफेंस का मैकेनिज्म होता है किसी भी चीज का, वो यही होता है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ब्रांच आता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो चीफ ऑफिसर होते हैं वो आते हैं, थर्ड में ऑडिट एंड इंस्पेक्शन वाले लोग आते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो है FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आते हैं, इससे समझने का कोशिश करते हैं क्या है ये। FATF, the Financial Action Task Force. It is an intergovernmental body whose purpose is to set standards and promote effective implementation of legal, regulatory, and operational measures for combating money laundering, terrorist financing, and other related threats to the integrity of the international financial system. FATF comprises 37 members, jurisdiction and 2 regional operations organizations, total 39 members as of March 2022, representing most major financial centers in all parts of the globe. FATF recommendations have over the period become core of the international measure in AML and CFT areas, have become standards for this purpose. In April 1990, इसको आप लोग रट्टा मार लीजिए, जो आगे की लाइन है ये एग्जाम में सीधा आ जाता है। इन अप्रैल 1990, 40 recommendations on measures for preventing of money laundering were adopted. Subsequently, in 2001, a special 9 recommendations to combat terrorist financing were established. Recommendation on money laundering कितना है? FATF का 40, ठीक है, और TF पे कितना है? 9, याद रखिएगा, 40 + 9, 49। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि TF पे बताइए कितना रिकमेंडेशन है, कितना होगा आंसर? 9। अगर बताएगा ML पे बताइए कितना है, कितना है? 40। ये याद रखें। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, ये इम्पोर्टेंट। FATF स्टैंडर्ड्स हाईलाइटिंग डिफिशियंसीज इन AML और CFT सिस्टम में सर्टेन जुरिसडिक्शन। क्या है कहानी? कहानी ये है कि जो FATF है ना, वो जो कंट्रीज हैं ढेर सारे, उनको 2 लिस्ट में बांटता है, ठीक है। नहीं, सारे को नहीं, जो सही है वो सही है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं चलते हैं उनको 2 पे बांटता है। एक जहाँ पे स्टैटिक डेफिशिएंसी हो इन AML और CFT मेजर्स में, ठीक है, जहाँ पे बच के चलने की जरूरत है, जो बहुत बुरे हैं उनको डालता है ब्लैक लिस्ट, ठीक है। This contains jurisdiction with strategic deficiencies in AML or CFT measures. Need to apply countermeasures to protect the international financial system from the ongoing and substantial MLE activities. दूसरा है उसका ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में किसको डालता है? जहाँ सुधार की गुंजाइश है, ठीक है। Jurisdictions identified with strategic deficiencies for which they have committed to resolve swiftly the identified strategic deficiency within agreed time frame. उसने बोल दिया कि जो आपने गलती पॉइंट आउट करी है, ठीक है, उसको हम लोग सर्टेन टाइम में या एग्रीड टाइम फ्रेम में ठीक कर लेंगे, तो उनको डालता है वो ग्रे लिस्ट। ये हमेशा वो पब्लिश करते रहता है, वो हम नीचे बताते हैं।
ये साल में 3 बार ये पब्लिश करता है अपना लिस्ट। ड्यूरिंग रिव्यू मोड दीज कंट्रीज दैट शो एडिक्वेट प्रोग्रेस इन देयर रेमिडिएटिंग द डेफिशिएंसीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। ऐसे करता है जो ये रिव्यू करता है साल में 3 बार, उसमें क्या करता है, अगर कोई कंपनी है, अगर कोई कंट्री है जो ग्रे लिस्ट में है लेकिन उसने इम्प्रूव किया है, तो अपनी चीज़ें स्ट्रेंथन करी है, उसको सुधार कर देता है। उसी दौरान कुछ और कंट्री हैं जहाँ पे ऐसी घटना हुई है लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कोई सीरियस इस पर नहीं लिया है एक्शन, तो उसको डाल देता है उसमें। हाई रिस्क सेक्टर क्या है, एसओटीएफ के मुताबिक हाई रिस्क सेक्टर हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, फुटबॉल सेक्टर, फ्री ट्रेड जोन, करप्शन, लीगल प्रोफेशनल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डायमंड सेक्टर, इन सबको उसने हाई रिस्क सेक्टर के बीच में डाल रखा है। ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। वोल्फ्सबर्ग ग्रुप इज एन एसोसिएशन ऑफ 13 ग्लोबल बैंक्स। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि जो कंट्रीज के बारे में बात हो रही है ना, उस पे बात कंट्रीज के बारे में बात हो रही, बट यहाँ पे बैंक्स के बारे में, बैंकों का भी एक एसोसिएशन, कौन सा, वोल्फ्सबर्ग, framed with the objective to develop framework and guidelines for the measurement of financial crime risk, particularly with respect to KYC, AML, CFT policies. It was forming ये FIU, काफी इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा इसको भी। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसका इंडिया में भी है FIUIND, ठीक है। आगे आते हैं, आगे के पन्नों में इसका बहुत जिक्र होगा, इसको देखते हैं हम लोग क्या है ये। एन एजेंसी टू रिसीव, एनालाइज एंड डिफरेंशिएट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। अभी तक सारी राम कथा थी। ये क्या है, ये क्या करता है, रिसीव करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको एनालाइज करता है, डिसिमिनेट करता है, क्या करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ठीक है। FIU is established in several countries in the early 90s. The primary purpose of FIU is to collect reports of the transactions that are likely to be related to ML or TF, analyze these and provide appropriate information to law enforcement agencies that could be helpful in detecting money laundering and criminal activities. आपने एक फिल्म देखी होगी, उसमें एक लाइन था बड़ा फेमस, असली काम तो ये कर रहे हैं, वही है यहाँ पे। अब किस फिल्म का ये था, असली काम तो ये लोग कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। These are 4 FIU models in existence। क्या है, जुडिशियल मॉडल है, लॉ एनफोर्समेंट मॉडल है, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल। क्या क्या मतलब है देख लेते हैं हम लोग। विदिन जुडिशियल ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशियल मॉडल होगा, क्या काम है इसका, the suspicious financial activity is reported to an investigative agency of the country। लॉ एनफोर्समेंट में क्या हो जाएगा, ये वन या इससे ज्यादा, मोर देन वन, मे बी मोर देन वन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। इसका काम क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस को देखना। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएटेड टू एक्ट एज ए लिंक बिटवीन फाइनेंशियल सेक्टर एंड लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। हाइब्रिड मॉडल क्या है, दिस इज मॉडल, इन दिस मॉडल FIU is a disclosure intermediary and also serve as a bridge for both judicial and law enforcement authorities। अगला है the Igment Group of Financial Intelligence Unit। ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफी। एवरी फाइनेंशियल FIU Financial Intelligence Unit has to be its member। क्या पता शेयरिंग करते हैं ये लोग आपस में सभी बातों को, ठीक है। देखते हैं करेंटली मार्च 22 के अनुसार अभी इसके 167 मेंबर्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, ऑब्जेक्टिव है कि फाइंड अ वेज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ FIU एंड टू कोऑपरेट स्पेशली इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ट्रेनिंग एंड द शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज। FIUIND और इंडिया में स्थित फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसका नंबर बन गया 2007 में, मई 2007 में। FIUIND is one of the 2 regional representative of Asia region along with Qatar। याद रखिएगा, एशिया रीजन में 2 लोग हैं, कौन से, एक इंडिया, दूसरा कतर, ठीक है, जो इस एडमेंट कमेटी के।
मेजर कंट्रीज में क्या लेजिस्लेशन है, जल्दी देख लेते हैं, कुछ खास तो है नहीं इसमें, सब सिर्फ ये रखा है मैंने, नाम रखा है, नाम से आप देख पाएंगे। सबका पर्पस वही है कि MLOTF को रोकना है। ये आपका सी है, यूरोपियन कन्वेंशन में ये दो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखिए बैंक सेक्रेटरी है, मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट है, एंटी ड्रग अब्यूज एक्ट, सारा इसी सारे एक्ट का कहानी वही है कि हमको भैया ML मनी लॉन्ड्रिंग और टी टेररिज्म फाइनेंसिंग को ये आप देख लीजिए। ये कुछ खास है नहीं यहाँ पे, इस चक्कर में मुझे कुछ खास इम्पोर्टेंट लगा नहीं। इंडिया में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसको अच्छे से देखिएगा। AML लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन इंडिया। India is a member of FATF and also several regional organizations. The central functions related to coordination with these bodies fall under Ministry of Finance. अब ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, जल्दी ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर क्या होता है, लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं तो उनका एग्जाम में फेल होने की बात हो जाती है। 1 नंबर से जब आपका छूटेगा तो लगेगा कि नहीं, इसको देख लेना था। इससे ज़रूरी है कि थोड़ा सा अटेंशन चाहिए आपका। आप चाहें तो पॉज कर लीजिए, कुछ देर के बाद देख लीजिएगा, बट देखिए पूरा भी। ठीक है, शुरू करते हैं। इंडिया FATF का मेंबर है, ठीक है, और ये द सेंट्रल फंक्शन रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन विद दीज बॉडीज फॉल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन जहाँ पे सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का प्रश्न आएगा तो वो आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। हेडलाइन यही है, एज रिगार्ड टेररिज्म रिलेटेड मेजर, these are connected with internal securities and hence these fall under the purview of Ministry of Home Affairs। इसी तरह से समझिए, पैसे की बात होगी, मनी लॉन्ड्रिंग होगा, आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। टेररिज्म होगा, ठीक है, तो टेररिज्म रिलेटेड बात आ जाएगी तो ये आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लियर, इंजीनियर इतना बड़ा नहीं है, सिंपल है। AML रिलेटेड सेटअप क्या है इंडिया में? FATF सेल बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ठीक है। इस सेल में क्या है पर्पस? ये है पर्पस की जो FATF है, ठीक है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना और इंश्योर करना कि एक्शंस आर टेकन इन द कंट्री फॉर implementing FATF recommendation. A distinct FATF cell is functioning under Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance। ठीक, आगे आते हैं। FIU इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फिर से है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत क्या करता है? Financial Intelligence Unit is central national agency responsible for receiving, processing, analyzing, and disseminating information related to suspect financial transactions to enforcement agencies and foreign FIUs. It is also responsible for the coordinating and strengthening efforts of national and international intelligence investigations and enforcement agencies in pursuing the global effects against the money and related crimes. Financial Intelligence Unit India was set up by Government of India under the Department of Revenue in the Ministry of Finance. FIU is an independent body reporting to Economic Intelligence Council, EIC, headed by Finance Minister। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लोग गलत करके आ जाते हैं, होम मिनिस्ट्री मार देते हैं, ये फिनांस मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है FIU, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिनांस मिनिस्टर FIU, आप किसको रिपोर्ट करते हैं? एज ए बैंकर आप रिपोर्ट करते हैं FIU को, FIU किसको रिपोर्ट करता है? फिनांस मिनिस्टर, ठीक है। हम हमसे आगे देखते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन करते हैं आप रिपोर्ट, आगे देखेंगे। अभी नाम सुन लीजिए, CTR, STR, CBWTR, ठीक है, रिपोर्ट ऑन परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका काम क्या है? इसका काम है जो आपने दी और उसको एनालाइज करेगा, ठीक है। पैटर्न क्या है, कैसे MLOTF हो रहे हैं, शेयरिंग इंफॉर्मेशन करेगा किसके साथ? नेशनल इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ और फॉरेन FIU के साथ। सेंट्रल रिपोजिटरी भी है, जैसे आप जो चीज़ दे रहे हैं इंफॉर्मेशन CTR में, मेंटेनिंग नेशनल डेटा ऑन CTR एंड STR, उस पर कोऑर्डिनेशन किसके साथ करेगा? रीजनल, नेशनल, ग्लोबल सारे नेटवर्क पे करेगा, जो भी लोग लगे हुए हैं ML
क्रिएटेड टाइम से बचने के लिए। रिसर्च एनालिसिस जिसका काम है, ट्रेंड्स पे, टोपोलॉजीज पे, डेवलपमेंट ऑन एमएल, ठीक है। इनिशिएटिव क्या है FIUIND का, इसका है एक है क्या बोलते हैं पोर्टल, पोर्टल का नाम है फिनगेट। फिनगेट पोर्टल पे इसने बनाया है सिस्टम, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम फिननेट, अभी इसने चालू किया है फिननेट 2.0। इसको ज़्यादा समझने का जरूरत नहीं, सिंपल सा है। फिनगेट पोर्टल है, फिननेट सॉफ्टवेयर ये है सिस्टम है, अभी जारी कर दिया है फिननेट 2.0। करना क्या होता है इसमें, करना होता है रिपोर्टिंग। तो CFT रिलेटेड सेटअप क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एक, वो क्या करता है, वो टेररिस्ट नोट सत्यम अदर एक्ट के तहत जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो करता है। ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है इंडिया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 7 पॉइंट, इसको देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 was enacted to implement the resolution and declaration made on political declaration and global program of action against money laundering adopted by General Assembly of the UN in 1998. It was enacted in 2003 and brought into the force on 1st July 2005. Incorporated two different sets of provisions, one related to maintain and submission of information by the reporting entities to FIU, second क्या करेगा जो आपने इंफॉर्मेशन दे दिया उसके बाद, तो relating to investigations into cases of money laundering and power of search, seizure, collection of evidence and prosecution. The provision of PMLA applies to various businesses in the financial sector like bank, insurance company, mutual fund, stock brokers, merchant banks, etc. तो RE हाँ ठीक है आगे आ रहा है etc. And also certain non-financial businesses and persons. The entities undertaking the activities that are covered under the Act are referred as RE, reporting entities. ठीक है, तो रिपोर्टिंग एंटिटीज का बार बार आएगा, आपको बुक्स पढ़ेंगे उसमें तो ये एग्जाम में भी क्या है रिपोर्टिंग एंटिटी, जो बैंक्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी हैं, जो म्यूचुअल फंड हैं, जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो मर्चेंट बैंक्स, ये सबको रिपोर्टिंग एंटिटीज माना गया है PMLA में। ठीक है, आगे देखते हैं। डिटेल procedural requirements for meeting the requirement of PMLA have been spelled out in PML Maintenance of Records Rules which is effective from 2005। वो जो एक्ट था उसी एक्ट का जो भी गाइडलाइंस है ना वो सबको रूल्स बना दिया गया है। ये 1 जुलाई 2005 से लागू। आगे इम्पोर्टेंट है, मैंने शुरू में बताया था कि पनिशमेंट का प्रोविजन है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो पनिशमेंट क्या हो सकता है। द पनिशमेंट प्रोविजन नाउ प्रोवाइड फॉर अ फाइन प्रोपोर्शनल टू द गिल्टी ऑफ ऑफेंस विदाउट एनीथिंग। जो गलती करोगे उस तरह की सजा होगी, लेकिन सजा पर कैप नहीं। ठीक है, रिमूविंग मॉनेटरी थ्रेशोल्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफेंस। पहले जो मॉनेटरी थ्रेशोल्ड था इन्वेस्टिगेशन का वो 30 लाख था, लेकिन अभी इसमें कोई भी मॉनेटरी फिलिंग नहीं रखी गई है, पूरा ओपन रखा गया है। ठीक है, यह याद रखिएगा, दोनों चीज़ क्या मॉनेटरी सेम नहीं है, फाइन कितना भी हो सकता है प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है। ठीक है, मॉनेटरी थ्रेशोल्ड नहीं है, फॉर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पहले कितना था 30 लाख। रिपोर्टिंग जो एंटिटीज हैं लाइक बैंक्स, उनके लिए क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एडिक्वेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन फॉर 5 years फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डेट। ये देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। क्या है लाइन, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एडिक्वेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन फॉर 5 years फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डेट। कब तक संभाल के रखना है, 5 साल तक ट्रांजेक्शन की केस में, ट्रांजेक्शन के डेट से। ठीक है, टू रिपोर्ट द डायरेक्टर FIU ट्रांजेक्शन अटेम्प्टेड और executed of the specified nature and to maintain record of identity, documents of the customer and beneficial owner, accounts file, business correspondence of the customer for 5 years from the date on which the account has been closed or relationship ended। किसी भी अकाउंट का KYC रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होता है, इसको मोटा मोटा समझे तो ये है
किसी भी काम का देखिए वैसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होता है, संभाल के रखना है तब तक मीटिंग से काम बंद हो गया या रिलेशनशिप क्लोज हो गया, उसके बाद अगले 5 साल तक। ठीक है, तो कीप इंफॉर्मेशन गैदर्ड एज कॉन्फिडेंशियल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लीक नहीं कर सकते, ना तो CTR को ना STR को, या इन चीज़ों को आप लीक नहीं कर सकते हैं। जो FIU को आप रिपोर्ट करते हैं, FIU IND को रिपोर्ट करते हैं, उसको आपको इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। टू प्रोवाइड द डायरेक्टर FIU any information called by him or to keep it as confidential। FIU के डायरेक्टर, FIU IND के डायरेक्टर आपको कोई इन्फॉर्मेशन एज ए बैंकर मांगते हैं या आप एज ए बैंक आप बैंकर हैं, ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसको देना है और साथ में उसको कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, क्या होगा, नहीं देंगे, नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। करेक्टिव या पनिशिव एक्शन फॉर नॉन कंप्लायंस क्या है? इन केस ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद any of the aforesaid obligation, the director FIU may take punitive or corrective action against the bank, the designated director and any employee। क्या है, आपको वार्निंग लेटर इशू हो सकता है, दूसरा मॉनेटरी पेनल्टी इशू किया जा सकता है, किसको, बैंक को, बैंक के डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को या पर्टिकुलर एम्प्लॉय। क्या हो सकता है पेनल्टी? पेनल्टी कैन बी मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम 1 लाख फॉर ईच फेलियर। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या हो सकता है। वार्निंग इशू हो सकती है, दूसरा पेनल्टी इशू हो सकता है, किसको, बैंक को, बैंक के डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा वर्ड यही आएगा, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को या पर्टिकुलर एम्प्लॉई को। कितना? मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख फॉर ईच फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी व्याख्या क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग जरा देख लेते हैं। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज फॉलोज। क्या कहता है PMLA का सेक्शन 3? Whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is a part or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime, including its concealment, possession, acquisition, use and projecting or the claiming it as untended property shall be guilty of offense of money laundering। Extension क्या है इसका? और the removal of doubt, it is hereby verified that person shall be guilty of offense of money laundering if such person is found to have directly or indirectly attempted to involve or knowingly assisted or knowingly is a party or is actually involved in one or more of the following process or activities connected with the process of crime, namely क्या concealment, ठीक है, या possession या acquisition या use या projecting as unattended property or claiming as unattended property or manner whatsoever the process or activity connected with the proceeds of crime is continuing activity and continues till such time a person is directly or indirectly enjoying the proceeds of crime by its concealment or possession or acquisition or use or projecting it as unattended property or claiming it as unattended property in any manner whatsoever। बड़ा प्यारा डेफिनेशन है। An offense under PMLA is cognizable and non-bailable। याद रखिएगा, cognizable and non-bailable। पनिशमेंट क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का, देख लेते हैं। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रेस्क्राइब द पनिशमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस। क्या? whether whoever commits the offense of money laundering shall be punishable with the rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, but which may be extended to 7 years, and shall also be liable to fine। 3 से 7 साल की सजा और साथ में फाइन का प्रावधान। लेकिन जहां पर crimes involved in money laundering, proceeds of crime involved in money laundering, ये जो 7 साल लिखा हुआ है ये हो जाएगा 10 साल। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम किया, पनिशेबल है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कितना, मिनिमम 3
मैक्सिमम 7, लेकिन यहाँ पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग है, तो ये 10 साल, उसमें भी एक्सटेंडेड टू 10। ओके, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या है देखते हैं इसको। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग इज द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज बाय वन बैंक द करस्पॉन्डेंट बैंक टू अनदर बैंक द रिस्पोंडेंट बैंक। These services may include cash या funds management, international wire transfers, drawing arrangements for demand drafts and mail transfers, payable accounts, check flow. Banks shall have a policy approved by their boards or by a committee headed by chairman, CEO, MD to lay down parameters for operating the correspondent banking relations. किसके साथ correspondent banking करनी है, नहीं करनी है, इसके लिए आपका बोर्ड या आपके एमडी, सीईओ, चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जो ये पॉलिसी अप्रूव करेगी। ड्यू डिलिजेंस जो होगा वो भी पूरा किया जाएगा, ऑनलाइन एक्सरसाइज है, डन किया जाएगा एनुअल बेसिस। सेल बैंक किसको बोलते हैं? सेल बैंक पहले भी आया था, फिर से देख लेते हैं क्या होगा कहानी। फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा, कागज पे बैंक होगा, ठीक है, किसी भी रेगुलेटेड फाइनेंशियल ग्रुप से रेगुलेटेड नहीं होगा। अब ये तो हम जानते थे पहले से, अभी क्या है, इंडिया में काम करने का, ऑपरेट करने का परमिशन नहीं है, और बैंक शुड रिफ्यूज टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप विद शेल बैंक। ये भी नहीं है इंडिया में। बैंक शुड आल्सो गार्ड अगेंस्ट एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप विद फॉरेन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट में परमिट देयर अकाउंट्स टू बी यूज्ड बाय सेल बैंक। एडिशनल कि आप उसके साथ भी डील मत करो जो सेल बैंक के साथ डील करो, ठीक है, यही का। इसका कैटेगराइजेशन देख लेते हैं, कंट्री कैटेगराइजेशन देख लेते हैं। There are two major dimensions of contradicts from the perspective of money laundering country who are not accepting the international law। भैया तुम कुछ कर लो, हम नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, ठीक है, इनको कहा जाता है पुअर, ठीक। दूसरा, जिनका फाइनेंशियल या रेगुलेटरी डिजाइन पुअर हो, ये एक तरह के लोग हो गए। दूसरी तरह के कौन होंगे? जो वीकर, जिनका लॉ और ऑर्डर होगा, FATF। देखते हैं आगे, कंट्रीब्यूट बाय FATF। ये वही मैंने बताया था पहले आपको, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट वाली कहानी, ये वही है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, ये मैंने बताया था। FATF अपडेट करता है थ्राइस अ ईयर, फरवरी, जून और अक्टूबर में, द लिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स विद इट्स एडवाइजरीज ऑन ईच कंट्री। इंपॉर्टेंट यही है, ब्लैक लिस्ट मतलब जो सुनता नहीं है, ठीक है, ग्रे लिस्ट मतलब जो बोला है कि कर लेंगे, सिंपल सा है। ग्रे लिस्ट वाला ये जो ये अपडेट है वो ग्रे लिस्ट वाले हैं दोनों, वो थ्राइस अ ईयर होता है, फरवरी जून। नेक्स्ट आते हैं रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन। अगर आप अभी तक सोच चुके हैं तो फिर से जग जाइए, बहुत छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन। एकदम सीधा क्वेश्चन आएगा, हमने बोला था कि CTR STR के बारे में आगे जानेंगे, देख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आएगा। इसलिए CTR कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, CTR ऑल कैश ट्रांजेक्शन टू बी रिपोर्टेड क्या है इसमें? ऑल कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ मोर देन ₹10 लाख और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी। रुपया 10 लाख भारतीय मुद्रा में या विदेशी मुद्रा में 10 लाख के बराबर जो भी कैश में ट्रांजेक्शन होगा उनको रिपोर्ट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, ऑल सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस integrally connected to each other individually below 10 lakh or its equivalent in foreign currency within a month, and the monthly aggregate exceeds 10 lakh or its equivalent। इसको ऐसे समझ लीजिए, 10 लाख रुपये का कोई भी ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन होता है, रिपोर्ट जाएगा किसमें? CTR, ठीक। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन जो इंटीग्रली कनेक्टेड होंगे, ठीक है, कोई एक ट्रांजेक्शन 10 लाख का नहीं है, लेकिन जो उसका मंथली एग्रीगेट होगा ना वो 10 लाख से ज़्यादा हो जाए, और सारा ट्रांजेक्शन इंटीग्रली कनेक्टेड है, इसको भी रिपोर्ट करेंगे। कब करेंगे? पीरियडिसिटी क्या है? मंथली, ठीक है, टाइमलाइन क्या है? बाय 15 अगले महीने के 15 तारीख तक, ठीक है। किसको करेंगे? SIR। आगे STR सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कब करेंगे? जब हो तभी करेंगे, ठीक है। Within 7 days of the transaction determined as suspicious, जिस दिन बैंक को लग जाए कि ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है, ठीक है, तभी करेंगे। और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन whether or not made in cash by the way of various type of transaction, जो रूल डी है इसका, उसके हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन बैंक को सस्पिशियस लगे रिजनेबल ग्राउंड पे, उसको within 7 days of डिटेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करना है।
कब करना है एज एन। पीरियोडिसिटी क्या है, एज एन है, कब करना है विद इन 7 days ऑफ ट्रांजेक्शन डिटरमाइंड एज हिस्ट्री। ये काफी इंपॉर्टेंट है। CCR काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट क्या है, काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट इसके बारे में थोड़ा सा मैंने नोट डाला है नीचे में, उसको भी देखना, फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। ऑल कैश ट्रांजेक्शंस वेयर काउंटरफीट करेंसी, काउंटरफीट करेंसी मतलब नकली नोट या जाली नोट। ऑल कैश ट्रांजेक्शंस वेयर काउंटरफीट करेंसी नोट्स हैव बीन यूज्ड और वेयर ए फॉर्जरी ऑफ अ valuable security or a documents have taken place facilitating the transactions। तो मंथली रिपोर्ट करना है और इसको भी इसकी तरह CTR की तरह by 15th of next month करना, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांजेक्शन रिपोर्ट वही सेम कहानी, CTR वाला 10 लाख से ऊपर, ठीक है। ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग रिसीप्ट ऑफ मोर देन ₹10 लाख बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी मंथली रिपोर्ट करेंगे, यही कहानी है। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट CBTR है, क्या है, इसमें 5 लाख का लिमिट है, याद रखिएगा। ऑल क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर, ठीक है, मोर देन ₹5 लाख और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी वेयर आइदर द origin or destination of fund is in India। रिपोर्ट कब करेंगे, मंथली बाय मंथ। एक याद रखिए, मैं अभी याद करवा देता हूँ, 2 मिनट दीजिए आपको। ये सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन है बाय पीरियोडिसिटी मंथली, ठीक है, STR छोड़ दीजिए, CCR मंथली, नॉन प्रॉफिट मंथली, क्रॉस बॉर्डर मंथली। कब, 15 से, कब, अगले महीने के 15, अगले महीने की 15 तारीख को बाय STR कब करेंगे, सस्पिशन कब होगा, जब होगा तभी करेंगे, कब करेंगे, जिस दिन से होगा उससे 7 दिन के अंदर करेंगे, बाकी सबको मंथली करेंगे 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख तक करेंगे, ठीक है। क्या क्या है, CTR, STR, CCR, NTR, CBT, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। हमने बोला था जैसे आपको काउंटरफीट वाले में देखेंगे अलग से क्या है कहानी, थोड़ा तो देख लीजिए, ये आपके प्रैक्टिकल बैंकिंग में भी हेल्प करेगा। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने नोट डाला है, आप इसको देख लीजिए, बस चैप्टर खत्म ही हो रहा है। Banks are required to submit reports on counterfeit notes to police and RBI also is noted। इसको नोट कीजिए, पुलिस को भी करना है, RBI को भी करना है, कैसे करना है देखते हैं। नो क्रेडिट टू द कस्टमर्स अकाउंट इज टू बी गिवन फॉर काउंटरफीट नोट इफ एनी डिटेक्टेड इन द टेंडर रिसीव्ड ओवर द काउंटर और एट द बैक ऑफ द CR करेंसी चेस्ट। कस्टमर को कोई भी पैसा या कोई भी क्रेडिट यानी उसके खाता में पैसा नहीं चढ़ाएंगे, तो खाता में पैसा है, ठीक है। अगर वो काउंटर पे या करेंसी चेस्ट में या बैक ऑफिस में नकली नोट जमा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो इन नो केस द काउंटरफीट करेंसी शैल बी रिटर्न टू द टेंडर और डिस्ट्रॉयड बाय द बैंक ब्रांचेस। ना तो हम पैसा जाली नोट जो पार्टी जमा किया उसको लौटाएंगे, ना ही उसको नष्ट करेंगे। क्या करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे। Failure of the banks to inform counterfeit notes detected at their end will be constituted as willful involvement of the bank concerned in circulating counterfeit notes and penalty will be imposed। बड़ा प्यारा लाइन है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि अगर आप उसको जब्त नहीं कर पाते ये माना जाएगा कि आपका willful involvement है इस चीज में, जाली नोट फैलाने में, और आपको क्रिमिनल चीट करते हुए पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। Notes determined as counterfeit shall be stamped as counterfeit note and impounded in the prescribed form। जो भी आपको जाली नोट मिलेगा उसको पकड़िए, उसको स्टाम्प लगा दीजिए काउंटरफीट नोट का, ब्रांड में बना के रखिए काउंटरफीट नोट का स्टाम्प, उसको ठोक दीजिए, ठीक है, और उसको जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें रिपोर्ट कीजिए। अब इम्पोर्टेंट, when a banknote entered at the counter of bank branches or back of the branches is found to be counterfeit and acknowledgement receipt in the prescribed format must be issued to tender after stamping the note। तो क्या करेंगे, पार्टी को पैसा नहीं देंगे, उसको क्रेडिट नहीं देंगे उसके अकाउंट में, तो करेंगे क्या, उसको एक्नॉलेजमेंट देंगे, आपने हमें इतने जाली नोट दिए, तो क्या बकायदा फॉर्मेट है, ठीक है, और जो नकली नोट था उसको जब्त कर लेंगे, उस पर मोहर लगा देंगे, ठीक है, और जो आपको फॉर्म में लिखा है चित्र करें। फॉर केसेज ऑफ डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीट नोट्स अप टू 4, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अगर एक बार जमा करने आया उसमें 4 नकली नोट निकला एक ट्रांजेक्शन में, एक बार जमा करने में, ठीक है, कागजी कार्रवाई करेंगे, और उस कागजी कार्रवाई को एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट शैल बी सेंट बाय द नोडल बैंक ऑफिसर टू द पुलिस अथॉरिटीज
और नोटल पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद सस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूट नोट एट द एंड ऑफ मंथ। महीने के आखिरी दिनों में 4 गो नोट अगर एक ट्रांजेक्शन में मिलता है एक आदमी के द्वारा, एक ट्रांजेक्शन में 4 गो नोट को उठाएंगे, सारा रिपोर्ट बनाएंगे, नोट के साथ रिपोर्ट को महीने के एंड में जमा करेंगे लोकल पुलिस स्टेशन। लेकिन अगर वहीं 4 से ज़्यादा अर्थात 5 या उससे ज़्यादा नोट मिलते हैं एक ट्रांजेक्शन में, ठीक है, इमीडिएटली बैंक ऑफिसर, नोटल बैंक ऑफिसर को या पुलिस ऑफिसर को पास करेंगे। क्या करने के लिए? एफआईआर करने के लिए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फॉर्म भरेंगे, पुलिस स्टेशन को देंगे इमीडिएटली। 4 तक रहेगा तो महीने के लास्ट में देंगे, 4 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा, 4 से नहीं 5 से ज़्यादा, वर्ड है 5 याद रखिएगा। अगर 4 तक मिलेगा तो महीने के लास्ट में जाएगा, 4 से ज़्यादा मिलेगा इमीडिएटली जाएगा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एफआईआर। अगर डिले करते हैं आप, डिले या नॉन या इम्प्रॉपर सबमिशन हो जाता है तो क्या होगा? तो पेनल एक्शन हो जाएगा FIUIND के द्वारा मिलिट्री होगी। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक जो AML का टॉपिक था वो खत्म हो गया है मेरे हिसाब से। आपने अगर इसको गौर से पढ़ा है, नोट्स लिए हैं, तो आपके हिसाब से भी खत्म हो गया। तो इसको ख़त्म करते हैं, आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।